क्लास में आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में राष्ट्रीय आंदोलन में आज हमारा होगा वीडियो नंबर 3। इससे पहले हमने आपको 2 क्लास करा दिया। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से उन क्लास को जरूर देखिएगा। इस वाले सेशन में फिर से हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही दिया हुआ है। आइए बढ़ते हैं। एक आसान सा सवाल कह रहा है कि अंग्रेज और पेशवा बाजीराव, पहले तो इन दोनों को याद रखिएगा कि अंग्रेज और पेशवा बाजीराव के बीच में होता है बसीन की संधि। और ये आपसे पूछ रहा है भैया ये संधि कब की गई थी। तो याद रखिएगा कि अंग्रेज और पेशवा बाजीराव द्वितीय अगर यहाँ पे लिख देता तो और मजा आ जाता, क्योंकि पेशवा बाजीराव द्वितीय के मध्य में ये संधि होती है और यह संधि 31 दिसंबर 1802 को होती है। तो इस बार याद रखना, प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह हो जाएगा पहला। ये संधि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैंने इसके बारे में लिखा है, क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है उस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन पूछ सकता है वो यही कि भैया बसीम की संधि कब की गई थी। तो एग्जैक्ट डेट आपको याद रखना होगा 31 दिसंबर 1802। जैसा कि आप जानते हैं, जैसे हमारा विधि आयोग बना था 31 दिसंबर 2023 को, आप जानते हैं ना, जो अभी हमारा बना है विधि आयोग, ठीक है। इसी तरह से 31 दिसंबर का डेट आप याद रखिएगा, 31 दिसंबर 1802 को जब बसीन की संधि होती है। एग्जामिनर दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि भैया ये संधि किनके मध्य में हुई थी। तो अंग्रेज और पेशवा बाजीराव द्वितीय के मध्य में यह संधि की जाती है। ये दोनों पॉइंट तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर एग्जामिनर और गहराई में जाना चाहे तो पूछ सकता है भाई कि इस संधि के तहत पेशवा ने अंग्रेजी संरक्षण को स्वीकार कर लिया। अभी तक पेशवाओं ने अंग्रेजों का संरक्षण नहीं स्वीकारा था, लेकिन ऐसा हुआ 1802 में कि अब बाजीराव द्वितीय ने बसीम की संधि कर ली और उस संधि के तहत अंग्रेजों का संरक्षण इन्होंने स्वीकार कर लिया। अब संरक्षण स्वीकार कर लिया, जिस कारण से अंग्रेजी सेना अब जो है पुणे में रखना पड़ेगा, यानी अब इन्हें अपने पास अंग्रेजी सेना भी रखना पड़ेगा। और क्या हुआ संधि के तहत, संधि के तहत पेशवा जो थे उन्होंने गुजरात, ताप्ती और नर्मदा नदी, यानी ये जो गुजरात, ताप्ती और नर्मदा नदी के मध्य का जो क्षेत्र है, ठीक है, उन सारे क्षेत्रों की जिनकी आय लगभग में 26 लाख रुपए थी, मतलब यहाँ से जो टैक्स कलेक्शन होता था तकरीबन 26 लाख रुपए का होता था, इसे कंपनी को दे दिया। अब आप सोचिएगा कंपनी का कितना लाभ होता है साथी। 4 एरिया का क्षेत्र, गुजरात, ताप्ती, नर्मदा का जो मध्य का भाग है और तुंगभद्रा नदी के समीप का जो क्षेत्र था, इन पूरे क्षेत्रों को मराठाओं को अब अंग्रेजों को ट्रांसफर कर देना पड़ा है। इसके पहले वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा साहब, है ना, क्योंकि तभी आप लिंक कर पाओगे। और जो ये क्षेत्र है, यहाँ से जो मराठा साम्राज्य है उनको तकरीबन 26 लाख रुपए की आमदनी होती थी। अब ये पूरा जो है कंपनी को दे देना पड़ा, तो कंपनी का फायदा होगा, ठीक है। इसके साथ साथ एक और क्षेत्र था जो पेशवा को कंपनी को देना पड़ा, वह आपका है सूरत नगर। लेकिन हमसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है साथी, वो यही पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस संधि के तहत पेशवाओं ने अंग्रेजी संरक्षण को स्वीकार किया। तब आपका जवाब होगा बसीम की संधि। बसीम की संधि कब की गई थी, जवाब होगा आपका 31 दिसंबर 1802। बसीम की संधि किनके मध्य की गई थी, तो आपका जवाब होगा अंग्रेज और पेशवा बाजीराव द्वितीय। तो ये जो हमारे 3 क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप थोड़ा फोकस करना। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कब की गई थी। अगर आप अपना सिलेबस देखेंगे तो वहां पे लिखा होगा ब्रिटिश कालीन अर्थव्यवस्था, मतलब ब्रिटिश कालीन का आर्थिक प्रभाव करके ऐसा कुछ लिखा है सिलेबस में। तो 1-2 क्वेश्चन हमसे यहाँ से बन सकता है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को यहाँ पर भी इंक्लूड कर दिया है। कह रहा कि बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कब की गई थी। साहब आप लोग जानते हैं 1793 में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त, या आप इसे इस्तमरारी बंदोबस्त भी कह सकते हैं, इसकी शुरुआत की गई थी। तो जवाब आपका कौन सा होगा, प्रश्न का पहला यानी ए। समझिएगा इस चीज को, जो बातें थी मैंने इसमें लिख दी है। पहली बात तो इसका नाम क्या क्या है, तो इसे याद रखिएगा, इसका नाम है अस्थायी बंदोबस्त या इसे इस्तमरारी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। आप जानते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 में बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है। इस बात को याद रखिएगा, 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल बना। इसी के समय में 1786 में रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना की जाती है। इसे भी याद रखना, रेवेन्यू बोर्ड मतलब टैक्स कलेक्शन के लिए साहिब, रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना 1786 में किया जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे अगर पूछेगा कि बंगाल में रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना कब की गई है, तो 1786 में। किसके समय में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। इसी में बंगाल में 1793 को बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त या आप अस्थायी बंदोबस्त कह सकते हो, लागू किया। किसने लागू किया, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगर आपसे पूछे कि अस्थायी बंदोबस्त का जनक किसे माना जाता है, तब देखिए वैसे तो लियोनेल कार्टिस हैं, पर यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस अगर ऑप्शन में होगा तो हम लॉर्ड कॉर्नवालिस पे टिक मार देंगे, ठीक है।
आगे चल के क्या हुआ कि इस्तेमरारी बंदोबस्त में एक समस्या थी। समस्या ये थी, जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट जो है टैक्स वसूलना चाहती है, ठीक है, कर लेना चाहती है। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि हम कर किससे वसूलें? तो इनके समझ में 2 लोग आते थे, एक तो हो गया साहिब जमींदार लोग और दूसरे लोग थे कौन? किसान लोग, ठीक है? ये 2 लोग सामने आए। तो इस्तेमरारी या अस्थायी बंदोबस्त में जमींदारों को टैक्स वसूलने के लिए इन्होंने आगे लेकर आया, किसानों को यहाँ पे छोड़ दिया, यानी जमींदारों को ही टैक्स वसूल करके सरकार को देना होता था। तो इन्होंने फाइनली क्या किया, कॉर्नवालिस ने 22 मार्च 1793 को जो ये अस्थायी बंदोबस्त था, ठीक है, इसे 10 वर्ष के लिए स्टार्टिंग में इन्होंने लागू किया। अस्थायी कर दिया कि भैया हमको इतना ही टैक्स चाहिए, 10 साल के लिए ये बात अस्थायी कर दिया इन्होंने। उसके बाद देखेंगे भाई परिणाम क्या होगा, आगे देखा जाएगा, ठीक है। तो इस व्यवस्था में क्या हुआ, भू राजस्व सदैव के लिए निर्धारित कर दिया गया कि भैया हमें कितना चाहिए। तो जमींदारों ने पूछा भैया आपको कितना चाहिए? तो इन्होंने कहा देखो भाई साहब, हमें जो भी लगान होगा, ठीक है, उसका जो भी उपज होगा उसका 10/11 भाग जो है वो सरकार को देना होगा, मतलब बहुत कम भाग, आप सोचिएगा। और 1/11 भाग जमींदारों को निश्चित किया गया। मेरे भाई ऐसे मान के चलिएगा कि सरकार को इससे आमदनी 3 करोड़ की अगर होती है, ठीक है, तो जमींदारों को इससे आमदनी 15 करोड़ की होती थी। आप सोचिएगा अंग्रेज कंपनी को क्या ये बात हजम होगी कि कंपनी को 3 करोड़ फायदा और जमींदार को 15 करोड़। भाई 10 वर्ष बाद क्या पहले ही इसको तोड़ देते हैं, है ना? ये व्यवस्था बहुत दिक्कत कर देती है। पर हमारे लिए क्या, हमारे लिए ये चीज समझना बहुत आवश्यक है कि इस अस्थायी बंदोबस्त के देखिए कौन-कौन सा क्वेश्चन बनेगा। अस्थायी बंदोबस्त के जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं। रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1786 में। स्तंभदारी या अस्थायी बंदोबस्त बंगाल में लागू कब किया गया? 1793 में। कॉर्नवालिस ने इसे कब 10 वर्ष के लिए फिक्स कर दिया? 22 मार्च 1793। अस्थायी बंदोबस्त में जो मतलब करदाता थे वो कौन थे? तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, वह जमींदार थे, किसान नहीं है साहिब, ठीक है, जमींदार हैं, इसको याद रखिएगा। ये जमींदारों से सीधे संपर्क हो रहा है, ठीक है। इसमें भू राजस्व की दर तय थी, सरकार को कितना देना है? 10/11, जमींदार के पास कितना रहेगा? 1/11 भाग रहेगा। क्लियर है इतना पॉइंट? ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त निम्नलिखित में से किस प्रदेश में लागू किया गया था? देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। आप कहोगे सर बंगाल में, पर ये सिर्फ बंगाल में नहीं था भाई, बंगाल में भी था, बिहार में भी था, हमारे उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो लागू किया गया था, पूछा है। उत्तर प्रदेश में देखेंगे वाराणसी और गाजीपुर क्षेत्र में भी था, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन इस तरह से है, वैसे होना चाहिए था कि ये क्वेश्चन सही तरीके से टाइप नहीं किया गया, क्योंकि कह रहा है कि किस प्रदेश में लागू किया गया, तो उपयुक्त में से सभी होना चाहिए, उपयुक्त में से सभी यहाँ पे कर लीजिए, क्योंकि ये सभी क्षेत्रों में लागू किया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आपका डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी है, कोई नहीं है, उपयुक्त में से सभी है, इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा प्लीज, हो जाता है मिस्टेक। देखिए अब हुआ क्या, आगे चल के एक कानून बना जिसका नाम है सूर्यास्त कानून। होता क्या है साथी, जो ये अस्थायी बंदोबस्त था इसमें 1794 में एक नियम बना दिया गया कि भाई एक निर्धारित तिथि दे दी गई कि अगर इस निर्धारित तिथि के शाम तक आप जो है टैक्स सरकार को नहीं पहुंचाते हैं तो आपकी जो भूमि है, ठीक है, आपकी जो भूमि है वह उसको पट्टा पे कर दिया जाएगा, मतलब उसकी कुर्की कर दिया, कुर्की का मतलब कि अब उसकी नीलामी कर दी जाएगी एक समय के बाद। यानी इसीलिए कहा गया कि उस दिन के सूर्यास्त से पहले अगर आप नहीं देते हैं तो क्या किया जाएगा कि आपका जो मालिकाना हक है उसे जो है हम नीलामी कर देंगे। दिक्कत क्या था जानते हैं, जो राजा रजवाड़े थे जो भूमि को लिए थे, वो जो नीलामी होता था तो उनके ही आदमी नीलामी में बोली लगाते थे। आप सोचिए, बोली उन्हीं के आदमी लगाते थे और फिर से सस्ते दाम पर जो है उसको ले लेते थे। तो इसमें भी सरकार को नुकसान होता था। भाई ये लोग नीलामी करवाएंगे, उन्हीं का आदमी खरीदता था, फिर से शासन उन्हीं का होता था। तो ये बहुत बेकार सिस्टम हो गया था उस समय, ठीक है। पर कोई ना, हमें याद रखना है कि सूर्यास्त कानून कब लागू हुआ, तो 1794 में, ठीक है। अब इसको इस तरह से समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि किसी जमींदार ने लिया, ठीक है, समय बीत गया है और जमींदार को सरकार को देना है करीबन 6 करोड़ रुपए, ठीक है, पर जमींदार सोच रहा है हम काहे देंगे, तो कंपनी ने क्या कहा कि भाई उस निर्धारित तिथि को आपकी नीलामी करा दी जाएगी, है ना। तो जमींदार ने क्या किया, अपना ही कोई बंदा कोई आदमी नीलामी में खड़ा कर दिया। तो अब नीलामी की राशि कहेगा 6 करोड़ देना था, 1 करोड़ तुम रख लेना, 2 करोड़ नीलामी की राशि लगा देना, तो 3 करोड़ में ही फिर से ये जमीन उस जमींदार के पास ही चली जाती थी। ऐसे होता था, धोखाधड़ी हो जाता था, ठीक है। अब समझिएगा कि अस्थायी बंदोबस्त लागू कहाँ कहाँ किया था। तो पहली बात तो बंगाल में किया, बिहार में किया, उड़ीसा में, हमारे उत्तर प्रदेश में वाराणसी और मिर्जापुर
और यहाँ तक कि उत्तरी कर्नाटक में भी लागू है। तो यही क्वेश्चन बार बार अगर पेपर में आए, कंफ्यूजन बना दे, कर्नाटक थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, उत्तरी कर्नाटक का एरिया, ठीक है। कर्नाटक में भी है, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार और बंगाल में, ठीक है। हुआ क्या कि अस्थाई बंदोबस्त में सबसे ज्यादा लाभ प्राप्त हुआ, ठीक है। किसे किसे सबसे ज्यादा लाभ प्राप्त होता है, तो यहाँ पे लिखना होगा कि सबसे ज्यादा लाभ जमींदारों को प्राप्त होता है। किसे? जमींदार को, कंपनी को नहीं भाई, जमींदार को सबसे ज्यादा लाभ प्राप्त हुआ है। और इस व्यवस्था के तहत ब्रिटिश भारत का तकरीबन 19% भाग आता था। मतलब जहां पे ब्रिटिश की सरकार ने सत्ता बनाया था, उसका केवल और केवल 19% पार्ट अस्थाई बंदोबस्त में आया था। मेरे भाई अस्थाई बंदोबस्त में वहां से अतिरिक्त क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। अगला है रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सरकार और किसान के बीच में कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था। अगर आपको ध्यान होगा तो अस्थाई बंदोबस्त में सरकार थी, सरकार के बीच में जमींदार था और जमींदार के बीच में किसान था। तो किसानों से जमींदार अच्छे से पैसा वसूलते थे, सरकार के पास पैसा नहीं आता था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या किया कि इस जमींदारी प्रथा को ही खत्म कर दी, ये इन्होंने सीधे किसानों से संपर्क किया, ठीक है। तो वही वाली हाल है कि भाई किसी को गांव में करोड़पति बना दिया जाए तो वो ढिढोरा पीट के दारू पी के लौटेगा, है ना। बात यही है। तो ये लोग संभाल ही नहीं पाए, है ना, सिस्टम को संभाल ही नहीं पा रहे थे ये लोग, इतना ज्यादा खुशी, है ना। कोई नहीं, तो याद रखिएगा ये वाला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही बन रहा है कि भाई हाँ, ये बात तो सही है कि इसमें किसानों के पक्ष में ही चीजें गई। इसमें भूमि का स्वामित्व किसानों को दे दिया गया। भाई आप भूमि के मालिक हो, जैसे भी भूमि का विक्रय कर सकते थे, यहाँ तक कि उसे गिरवी भी रख सकते थे आवश्यकता अनुसार। यहाँ तक कि ये भी कह दिया गया कि उसको ट्रांसफर भी अपनी आने वाली पीढ़ियों में उसको ट्रांसफरेबल भी कर सकते थे। बहुत अच्छे सिस्टम थी, पर संभाल नहीं पाए लोगों ने, है ना। तो बिल्कुल सही है आपके दोनों स्टेटमेंट, यहाँ याद रखिएगा दोनों स्टेटमेंट सही है। अब यहाँ पे फैक्ट आपको याद रखना होगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में संबंध किससे बनाया गया है? किसानों से और सरकार से। इसमें मालिक कौन है? किसान है। क्या किसान अपनी भूमि को बेच सकता है? तो आप कहोगे हाँ सर। क्या किसान अपनी भूमि को गिरवी रख सकता है? तो हाँ सर। क्या किसान की ये भूमि पैतृक मतलब आगे ट्रांसफर हो जाती थी उसके अपने संतान में? तो हाँ सर। ये तीनों बातें साहब, है ना। अब देखिए थोड़ा सा समझिएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में। दो लोग का नाम याद रखिएगा, एक जन का नाम है कर्नल रीड, ठीक है, और एक जन का नाम तो हेक्टर मुनरो, आप जानते होंगे। ये दोनों लोग इससे संबंधित हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था से। दोनों लोग का मानना था ये सिस्टम सही है। हुआ क्या कि पहली बार अब देखेंगे तो यह जो सिस्टम है 1792 में, ठीक है, कहाँ पे? कर्नल रीड ने 12 महल जिले में इसे लागू किया था, मद्रास में है। ये पूरा का पूरा जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है, आप देखेंगे मद्रास, बंबई में, ठीक है, पूर्वी बंगाल, बंगाल में वो भी था, ये पूर्वी बंगाल में, असम में और कुर्ग, ठीक है, यहाँ पर लागू किया गया है, ठीक है। आगे आप देखेंगे तो 1825 में, ये देखिए 1792 में, 1825 में बंबई में इसे लागू किया गया था। आप देखेंगे 1858 होते होते यह व्यवस्था संपूर्ण दक्कन के क्षेत्र में लागू कर दिया गया था, यानी महाराष्ट्र के पूरे एरिया में लागू कर दिया जाता है, ठीक है। अब सुनिएगा, इसमें सरकार और किसानों के बीच में कोई भी बिचौलिया वर्ग नहीं है, जैसा कि आपने अभी देखा स्थायी बंदोबस्त में थे, पर यहाँ पर नहीं है, ठीक है। इसमें भूमि का स्वामित्व किसानों को दे दिया गया, जिसे भी भूमि का विक्रय भी कर सकते थे और उसको गिरवी भी रख सकते थे। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगला एक और व्यवस्था थी जिसका नाम था महालवाड़ी व्यवस्था। करा इसके बारे में क्या सही होगा? इस पद्धति के जन्मदाता हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है और यही सवाल हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप स्टार बनाइएगा। आपसे पूछेगा महालवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता कौन है, तो आपका जवाब होगा हॉल्ट मैकेंजी। दूसरा, महाल का शब्द क्या होता है? जागीर या फिर गांव। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है साहब, है ना। इसमें क्या था? इसमें ये थी, अभी तक आपने देखा था कि किसानों के साथ रिलेशन किया जाता, नहीं ना, इसमें किसान के साथ संबंध ना हो, इसमें भी जागीर के साथ, जागीरदार एक शब्द निकल के आया, उनके साथ जो है ये सिस्टम किया जा रहा था। कुछ ना कुछ मिलता मिलता आप मान के चलिएगा कि जो हमारी अस्थाई बंदोबस्त है उसी से कुछ मिलता जुलता था, पर यहाँ पे परमानेंट कुछ नहीं था। मुझे लग रहा है 10 वर्ष का सिस्टम यहाँ पे नहीं था, यानी इसमें किसान से संबंध नहीं है, महालवाड़ी का संबंध किसानों से नहीं है। अब किसानों से ये वसूली नहीं करेंगे साहब, नहीं, ये पूरे महाल से यानी पूरे जागीर से ये वसूली करने का काम करेंगे, ठीक है। कुछ क्षेत्रों में इसे लागू किया गया था, जैसे तो दोनों आपका सही जवाब हो जाएगा, इसे सही करिएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोनों, ठीक है। कुछ क्षेत्रों में इसे लागू किया गया था, जैसे मान के चलिए हमारे उत्तर प्रदेश में ये लागू था। अभी भी आप देखिए महाल वसूलने आते हैं लोग, है ना। मध्य प्रांत और पंजाब का क्षेत्र में कहीं कहीं जागीरदारी करके लोग आते हैं वसूलने, कभी कभी आते हैं, पर देना जरूरी नहीं होता है। माल गुजारी, जिसे आप अभी अपने पूर्वजों से पूछिएगा तो ये शब्द निकल के आएगा, माल गुजारी शब्द। तो अभी ये वसूलने लोग आते हैं, है ना, पर नियम नहीं है, पर
कुछ लोग अभी ऐसे नियम चला रहा है तो चला रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है इस पर, ठीक है। पर हॉल्ट मैकेंजी जो है इसके जन्मदाता है महालवाड़ी सिस्टम के, ठीक है। तो इसे थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगला, अब हम थोड़ी सी 1857 की क्रांति देख लेते हैं, क्योंकि प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो यहाँ से कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। करा कि 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का गवर्नर जनरल था। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि उस समय जब 1857 की क्रांति होती है तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग है, इसे ध्यान रखिएगा। लॉर्ड कैनिंग उस समय जो है गवर्नर जनरल होते हैं। तो भाई सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का कौन सा, डी हो जाएगा राइट आंसर। अब कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, जैसे जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो पूछता है कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो पामस्टन यहाँ पे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं, पहला। दूसरा कि भाई जब 1857 की क्रांति होती है तो भारत के गवर्नर जनरल उस समय कौन है, तो लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत के गवर्नर जनरल हैं। तीसरा कहता है कि जब 1857 का विद्रोह हो रहा होता है तो कंपनी का जो चीफ कमांडेंट है यानी मुख्य सेनापति है वह कौन था, तब आपका जवाब का कॉलिन कैंपबेल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पेपर में आ सकता है, ठीक है। और पूछता है कि भाई जब ये हुआ था तो उस समय भारत के मुगल वायसराय कौन थे, तो आप जानते हैं इस क्रांति में बहादुर शाह जफर उसमें मुगल वायसराय के रूप में है, बहादुर शाह जफर। ये यहाँ से 4 सवाल इंपॉर्टेंट है जो 1857 को लेकर के थोड़ा थोड़ा पूछता रहता है, ठीक है। तो इन चारों को आप रिकॉग्नाइज करिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला एक पुस्तक है इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। कुछ किताबें पूछी जाती हैं 1857 की क्रांति से संबंधित है जो कि, तो कह रहा कि ये जो किताब है इसके लेखक कौन है, तो याद रखिएगा बिना दामोदर सावरकर यानी वीडी सावरकर जी ने इस किताब को लिखा, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। मुझे लग रहा है 1906 के आसपास में ये किताबें लिखी गई थी, पर हमारे डेट जरूरी नहीं है, हमारे लिए जरूरी है कि ये किताब किसने लिखा। तो याद रखिएगा इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस ये 1857, यह किताब विनय दामोदर सावरकर यानी वीडी सावरकर के द्वारा लिखा गया था साहिब, है ना। अब समझेंगे बात को कि कुछ किताबें हैं जिसे आप अंग्रेजी में ही याद रखिएगा, क्योंकि पेपर में अगर हिंदी में आएगा तो आप चल जाइएगा एक बार अंग्रेजी देखने, क्योंकि किताब हिंदी में लिखते हैं तो उल्टा सीधा लिख देते हैं, है ना। देखिए सर सैयद अहमद खान उसी समय किताब लिखते हैं जिसका नाम था एन एसे ऑन द काज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट 1860। देखिए 1860 लिखे हैं और ये सर सैयद अहमद खान साहब लिखे हुए हैं, इन्हें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इन्होंने लिखा है कि एन एसे ऑन द काजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट 1860, ठीक है। फिर अशोक मेहता का, देखिए रिबेलियन शब्द से हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि द ग्रेट रिबेलियन यह अशोक मेहता की किताब है, और इसे आप हाईलाइट करना, स्टार बनाना, क्योंकि पूछ सकता है कि भाई जो ये किताब है द ग्रेट रिबेलियन ये किताब के लेखक कौन है, तो आपका जवाब होगा अशोक मेहता। यहाँ तक कि एस.ए. सेन जिसे सरकार ने अपॉइंट किया था लिखने के लिए 1857, यानी ये जो किताब है 1857 1857 गवर्नमेंट ने एस.ए. सेन से कहा था भाई किताब लिखो, तो एस.ए. सेन ने लिखा है कि 1857। आगे चल के आर.सी. मजूमदार को भी ये काम दिया गया था कि आप भी इसके बारे में जरूर लिखिएगा, पर आर.सी. मजूमदार सरकार की बात ना मान करके अपनी खुद की पुस्तक लिखते हैं, और ये पुस्तक पेपर में तो भाई साहब झूम झूम के पूछ सकता है, तो इसे लगाइएगा ट्रिपल स्टार, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द सिपॉय ऐसे लिखेगा, द स्पॉय पेपर में लिखेगा तो द सिपॉय म्यूटनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857, इसे याद रखिएगा। आर.सी. मजूमदार की किताब है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखना, है ना। शशि भूषण चौधरी वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी आए जाएंगे तो निपट लीजिएगा। इन्होंने लिखा कि सिविल रिबेलियन इन इंडियन म्यूटनी, ठीक है। फिर पूरन चंद्र जोशी, इन्होंने रिबेलियन 1857 इस सिंपोजियम, ये सिंपोजियम इन्होंने किताब लिखी हुई है। तो ये प्लीज आप इन जो जन है 6 इनका याद रखना, पेपर में बनता रहता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, ये क्वेश्चन बस बड़ा किया गया है लेकिन कोई बहुत तोप नहीं है, हालांकि आपकी पीटी में ऐसे बड़े बड़े करके क्वेश्चन आएंगे, हम उसको बताएंगे कि कैसे क्या पूछना है क्या समझना है, ठीक है। कह रहा है कि 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के मंगल पांडे ने अपने साथियों को विद्रोह के लिए आह्वान किया और इसने एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी, ठीक है, और मेजर सर्जेंट ह्यूरोज को गोली मार दी। यह घटना किस तिथि को हुई थी? मतलब आप जानते हैं ना कि मंगल पांडे ने अपने अधिकारियों को धो दिया था, पूछ रहे कब धोया था भाई, तो आप जानते हैं 29 मार्च 1857 को। साहिब ये डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सरकार हर डेट को मनाती है पर इस डेट को नहीं मनाती है साहब। संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाया जाता है, आपको पता ही होगा, लेकिन हम लोग 29 मार्च को इस दिवस को अच्छे से मनाते तो फिर मजा आ जाता साहिब, है ना। 29 मार्च 1857 को हुआ था जब मंगल पांडे जी के द्वारा, जो कि 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर उत्तर प्रदेश में है, 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के एक सिपाही होते हैं, इन्होंने विद्रोह किया, ठीक है, और लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी। सोचिए लेफ्टिनेंट बाग को इन्होंने मार दिया
29 मार्च 1857 को। यहाँ तक कि मेजर सर्जेंट ह्यूरोज पर भी गोली चला, पर यह ससुरा बच गया। भैया ये घटना हुई थी 29 मार्च 1857 को। इसके बाद इन्हें मंगल पांडे जी को गिरफ्तार कर लिया गया। आप जानते हैं गिरफ्तार करके 8 अप्रैल को इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। और हम भारतीय देखते रहते हैं, इतने भारतीय सब देखते रहते हैं कि हाँ कोई फांसी चढ़ाया जा रहा है, अरे फूंक देना चाहिए था ससुर, है कि नहीं है। लेकिन आज भी तो भारतीय देखते रहते हैं, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, विद्यार्थी मारे जा रहे हैं, टीचर भर्ती मार दिए जा रहे हैं, पर भारत का कोई भी नागरिक बोलने नहीं जा रहा है कि शिक्षकों को क्यों जेल में डाल दिया गया, आखिर में किस कारण से डाल दिया गया। कोई गार्जियन नहीं बोल रहा साहब, ऐसे ही था, अंग्रेज पीट रहे हैं, सब लोग मजाक कर रहे हैं। चलिए समझते हैं कि आखिर में क्या हुआ था 1857 के विद्रोह का प्रभाव, कैसे स्टार्ट हुआ विद्रोह। हुआ क्या साथी, 23 जनवरी 1857 में दमदम एक जगह है, यहाँ के सैनिकों ने कहा कि भाई हम जो ये कारतूस है इसका प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि कारतूस में गाय की चर्बी पड़ी हुई है। तो 1857 की क्रांति का, ठीक है, तो लोगों ने क्या कहा, यार देखो इसमें गाय की चर्बी पड़ी तो अपन लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। 23 जनवरी 1857 को दमदम में ऐसा सैनिकों ने कहा। तो छोटी मोटी बात थी, कोई दिक्कत नहीं थी। आगे चल के फिर आप देखेंगे 26 फरवरी 1857 को बहरामपुर के सैनिकों ने भी सेम प्रतिक्रिया दिया कि हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। समय कुछ ही दिन बीता था कि 29 मार्च 1857 को अब भाई सैनिकों में बात फैल गई कि यार इसमें कारतूस लगी हुई है, गाय की चर्बी, और ये तत्कालीन कारण था। कभी कोई सवाल पूछता है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था, तो चर्बी युक्त कार, ऐसे बता सकते हैं कि चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग, ठीक है, ये तत्कालीन कारण था कि चर्बी युक्त जो कारतूस है इसके प्रयोग में, है ना। हुआ क्या कि 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर में मंगल पांडे ने कहा हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनके साथियों के साथ, ठीक है। और इन्होंने तो जबरदस्ती लोगों ने किया, तो जो वहां पे एजुटेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जनरल बाग, उनकी हत्या इन्होंने कर दी। सत्रह ने बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, गोली मार दी उसको, बाग की हत्या कर दी, और मेजर सर्जेंट जो ह्यूरसन था उस पर गोली चला दिया, हालांकि वो बच गया, ठीक है। ह्यूरोज भी कहीं कहीं लिखता है। इस संदर्भ में मंगल पांडे को गिरफ्तार किया गया और इन्हें 8 अप्रैल को साहेब अंततः फांसी पर चढ़ा दिया गया। इससे तो पूरा अंगारा हो गए लोग, है ना, कि सैनिकों के साथ ऐसा काम हुआ, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है। तो 8 अप्रैल को इन्हें फांसी पर लटका दिया गया, किसे, मंगल पांडे को, ठीक है। हमसे यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, कभी कभी क्वेश्चन ये रेजिमेंट को लेकर बात करता है, 34वीं रेजिमेंट को लेकर के। लोकेशन बैरकपुर, इन्होंने किसे मारा, जनरल बाग को मारा, ये पूछता है, या ह्यूरसन के बारे में, या ह्यूरोज आप कह सकते हो इन्हें, या कभी कोई पेपर में बहुत आसान बना देगा तो 8 अप्रैल की घटना आपसे पूछ लेगा, ठीक है। अब सुनिए अगली अगली क्वेश्चन, कह रहा है कि 1857 की क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि मेरठ की क्रांति का श्री गणेश कब हुआ था, तब अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आपका जवाब होगा 9 मई 1857। अब आप मार्च अप्रैल भूल जाइए, 8 अप्रैल के बाद यह घटना सीधे 1 महीने बाद इसका फुटकार देखने को हमें मिलता है 9 मई 1857 को, जब मेरठ के तकरीबन 100 से अधिक, यानी 99 से अधिक जो अधिकारी, सॉरी, जो पुलिसकर्मी थे, जो भारतीय थे, इन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। इसके बाद इन्हें निकाल दिया जाता है, इन्हें जॉब से निकाल दिया जाता है, कुछ को तो जेल में भर दिया जाता है क्योंकि वो जॉब से निकलना भी नहीं चाह रहे थे और इसका इस्तेमाल भी नहीं करना चाह रहे थे। तो आधे से ज्यादा लोग को जेल में भर दिया जाता है जो बहुत ताकतवर लोग थे, कुछ लोग को तो एकदम से सरकार रिस्ट्रिकेट कर देती है। तो मेरठ की क्रांति का श्री गणेश जब पूछेगा तो हम 9 मई 1857 को ही बताते हैं, सही है। विद्रोहियों ने बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। देखिए ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये और बी दोनों के दोनों सही हैं। होता क्या है इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। हुआ क्या साहब, आप जानते हैं कि किस तरह से मंगल पांडे जी को फांसी दे दिया गया है 8 अप्रैल को। घटना हुई 24 अप्रैल 1857 को। मेरठ में तैनात कुछ भारतीय सैनिकों ने चर्बी लगे कारतूस के इस्तेमाल को करने से इनकार कर दिया कि हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। आगे समय बीत गया कि 9 मई 1857 को मेरठ के अधिकांश सैनिकों को इसी कारण से बर्खास्त कर दिया गया, निकाल दिया गया और कुछ लोग को जबरन जो है जेल में भर दिया गया साथी। और यहीं से शुरुआत हुई एक नई क्रांति की जिसका नाम है मेरठ की क्रांति, जो 1857 की क्रांति का श्री गणेश माना जाता है, स्टार्टिंग माना जाता है। हुआ क्या कि जब सैनिकों को निकाल दिया गया, बर्खास्त कर दिया कि ये सैनिक क्रुद्ध हो गए और क्रुद्ध होकर के 10 मई 1857 को मेरठ में तैनात भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और अपने अधिकारियों पर गोली चलाई, उन्हें लपेट दिया, पीट दिया, मार दिया। और जेल में जो उनके कैदी जो भी कैदी थे, भारतीय कैदी हैं या जो भी उनके अपने लोग थे, यानी जो पुलिसकर्मी थे, सबको रिहा करा करके 10 मई को वो लोग निकल पड़े दिल्ली के लिए। साहिब ऐसा कहा जाता है कि वहां पे जो मेरठ का जो और सर्जेंट है उसके पास 2200 यूरोपीय सेना थे,
लेकिन वो लोग रोक नहीं पाए क्योंकि वो देख रहे थे ये सब काल बन चुके हैं और सबके हाथों में महादेव की तरह, जैसे माँ काली और महादेव की तरफ से हाथी फरसा आ जाता है, सबके हाथों में ठीक वही था, जो सामने आएगा उसे काट दिया जाएगा। ऐसी वाली फीलिंग हिंदू मुसलमान सिख सबकी एकता देखने को भारत में मिली है। कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, सब किनारे हो गए हैं साहिब। लेकिन अभी दुर्भाग्य है कुछ भारतीय गद्दारी करेंगे और ये जो है समस्या में आ जाएंगे साहिब, है ना। हुआ क्या, जब ये 10 मई 1857 को निकलते हैं तो 11 मई 1857 को ये लोग पहुंच जाते हैं दिल्ली और दिल्ली पर कर लेते हैं अधिकार। अब सोचिए, दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं और दिल्ली फिर आगे चल के दिल्ली में ही उस समय बहादुर शाह जफर, जो कि आप जानते हैं मुगल बादशाह हैं, उनसे 12 मई 1857 को यह मिलते हैं और बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर देते हैं। साहेब बहादुर शाह का ही एक अपना यार है, दोस्त है कह सकते हैं, या रिश्तेदार कह सकते हैं, वो ससुरा अंग्रेजों से मिला होता है, वो अंग्रेजों से मिला होता है। तो जो भी देखिए अपने में ही ये हो गया, जो भी काम ये लोग करते थे तो ये ससुरा जाके अंग्रेजों से चुगली कर देता था, मतलब इनके रिश्तेदार थे, वो अंग्रेजों से चुगली कर देते थे और लोग पिट जाते थे, है ना। तो आपस में ही ये लोग इस तरह से घटना चलती रही। बहरहाल हमसे यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, तो बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। वही दो घटना पूछ सकता है आपसे 9 मई की और एक आपकी 10 मई की, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से रुहेलखंड में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। अब आप जानते हैं क्रांति विविध एरिया में विविध विविध लोगों ने किया। अब राजे रजवाड़े में भी इसमें हस्तक्षेप करने लगे कि अंग्रेजों को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। इसी संदर्भ में कह रहा है कि जो रुहेलखंड क्षेत्र है यहाँ पे इस क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, यानी किसने देखरेख करी थी इस क्रांति की। तो साथियों खान बहादुर खान यहाँ पे थे रुहेलखंड वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका कौन सा, सी राइट आंसर, ठीक है। कुछ एरिया है जिसे आपको याद रखना होगा, जैसे दिल्ली में आप देखेंगे जनरल बख्त खान ने देखा है, कानपुर में आप देखेंगे नाना साहेब ने, लखनऊ में आप देखेंगे बेगम हजरत महल, जो कि आत्मसमर्पण नहीं करती हैं बल्कि यह नेपाल चली जाती हैं, तो इन्हें थोड़ा सा याद रखिए। इन्हीं का पुत्र होता है बिरजिस कादिर, ये बहुत ही बिरजिस कादिर, इसे थोड़ा सही से लिखते हैं, बिरजिस कादिर इन्हीं का पुत्र होता है, जिसे लखनऊ में यह जो है सम्राट घोषित कर देती हैं। ये बहुत ही अल्पवयस्क व्यक्ति होता है बिरजिस कादिर, ठीक है, बिरजिस कादिर। फिर बरेली में आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खान बहादुर खान साहब हैं। बिहार में आप देखेंगे कुंवर सिंह है, ठीक है। फैजाबाद में आप देखेंगे मौलाना अहमदुल्ला साहब हैं। झांसी में आप जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई ने खुद ही कमान संभाला हुआ है, ठीक है। करा के निम्नलिखित में से किसने इलाहाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो इलाहाबाद में अगर आप देखेंगे तो इलाहाबाद में लियाकत अली साहब ने जो है इस क्रांति का नेतृत्व संभाला हुआ है, यानी प्रश्न का सही जवाब होगा आपका कौन सा, बी होगा यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए 1857 की क्रांति के कुछ और लोग हैं, जैसे इलाहाबाद में लियाकत अली हो गए, ग्वालियर में तात्या टोपे हो गए, गोरखपुर में आप देखेंगे तो गजाधर सिंह, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, सुल्तानपुर में आप देखेंगे शाहिद हसन है, संबलपुर में सुरेंद्र शाही साहब, मथुरा में आप देखेंगे तो देवी सिंह, मेरठ में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कदम सिंह ने नेतृत्व संभाला हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। 1857 की क्रांति के असफलता का क्या कारण था, विद्रोह का सीमित स्वरूप। ये विद्रोह सिर्फ उत्तर भारत में हो पाया, दक्षिण भारत में बहुत ही छिटपुट एरिया में रहा ये, पर उत्तर भारत में हो पाया वो भी सीमित एरिया था, क्योंकि जहां जो पाया वहीं से विद्रोह शुरू कर दिया, कोई संगठन नहीं था। देसी नरेश और सामंतों ने यहाँ पे गद्दारी करी थी, सब लोग सिर्फ चापलूसी में लगे हुए हैं। जैसे अभी आप देखिएगा जो जो सरकार के दलाल होते हैं, मैं उन्हें दलाल ही कहता हूँ, सरकार गलत करे तो भी उनको मजा आता है, सही करे तो भी मजा आता है, ठीक है। सरकार की नीतियों में उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, सरकार का गलत है सही कुछ नहीं, बस वो हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। इन लोग को मैं अक्सर दलाल कहता हूँ। ऐसे ही दलाल उस समय थे कि सरकार गलत कर रही है तभी भी हाँ में हाँ मिलाएंगे, और सही कर रही है तब तो हाँ में हाँ ही है, ठीक है। तो ऐसे दलाल थे देसी नरेश, और वहां के जो सामंत थे इनको भाई मिलता था, इनका अपना काम चलता था, भाड़ में जाए जनता, इनका रोटी रोजी चल रहा है तो चल रहा है, ठीक है। योग्य नेतृत्व का अभाव, तो भाई जो पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं वो लुटेरों के साथ मिले हुए हैं। अब जैसे आप देखिएगा जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वो क्या करता है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है क्या वो विधायक के खिलाफ कुछ करता है, नहीं, ये तो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, तो विधायक का चमचागिरी करता है, विधायक का कोई नहीं, ये अपना जेब भर रहा है, बाकी जनता के पास कोई स्कीम पहुंचे ना पहुंचे भाड़ में जाए जनता, मौज तो साहब कर ही रहे हैं, है कि नहीं है। ये साहब मौज करें पढ़े लिखे, इनकी दलाली करके, और ये साहब दलाली ऊपर करते हैं, चलता रहता है। तो पढ़े लिखे लोग को तो मिल रहा होता है कि नहीं है, तो ये सिस्टम ऐसे चलता रहता है। तो ये सारे कारण थे 1857 की क्रांति के असफलता के, हम कह सकते हैं ये सभी के सभी कारण है ना। कुछ कारणों को हम याद रख सकते हैं चूंकि हमें पेपर निकालना है। तो विद्रोह का सीमित स्वरूप था, देसी नरेश गद्दार थे, योग्य नेतृत्व का अभाव, संगठन का अभाव था, कोई संगठन नहीं बनाया, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बनाया कि यहाँ ये संगठन है, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, सीधे लड़ पड़े ये लोग, है ना।
निश्चित उद्देश्य का अभाव था। बोला इनका कोई उद्देश्य नहीं था कि हम इस जगह लूटेंगे तो इनको पीटेंगे। आगे चल के अभी जब हमारे पास एचआरए बनेगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, तब थोड़ा सा होगा कि नहीं हम लूट मार करके कैसे अंग्रेजों को निहत्था बनाएंगे ऐसा, पर वहां पर भी लोग काम नहीं करते। सीमित संसाधन थी हमारे पास, बहुत ज्यादा हथियार वगैरह भी नहीं थी, राजा रजवाड़े कुछ मदद नहीं कर रहे थे, कुछ लोग थे जो मदद कर भी रहे थे तो अपनी तरफ से देख रहे थे, तो संसाधन भी सीमित था हमारे पास, टेक्नोलॉजी नहीं थी, कुछ भी कोई बंदूक वगैरह भी नहीं था, तो हम लोग बहुत ज्यादा वो नहीं थे। जन समर्थन का अभाव, जैसे जनता जनता मेरा कहा जाता है लड़ने दो मरने दो, अभी देश में इतना सारा डैमेज हो रहा है, शिक्षक लोग भरे गए, जनता को क्या जाता है इसमें, कुछ नहीं जा रहा है कि नहीं है। तो जन समर्थन का अभाव, अभी जनता बोलने लगी, सब लोग अपने घर से निकलने लगे, देखते हैं कौन सा शिक्षक पीटा जाता है, कैसे नहीं खत्म होती है करप्शन, कैसे नहीं रुकता है पेपर की मीटिंग, और इधर कोई किसी को इंटरेस्ट है नहीं, भले उनका बच्चा जो है बार बार फेल होता रहे। अगला, 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में लिखी गई पुस्तक बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ का कथानक निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यार देखो जो आनंद मठ लिखा गया था, इसके लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, ये बात तो आप लोग जानते हैं। 19वीं शताब्दी में ये किताब लिखी गई थी, आप ये बात भी जानते हैं। यह इस किताब में किस विद्रोह का जिक्र किया गया है, यानी किस विद्रोह की चर्चा की गई है, वह आपसे पूछ रहा है। अब कुछ और विद्रोह है जिसे हमें ध्यान रखना होगा, तो यह जो है संबंधित है सन्यासी विद्रोह से, यानी प्रश्न का जो सही जवाब होगा साथी वो आपका हो जाएगा ए पहला, दिखेगा। बात करेंगे हम सन्यासी विद्रोह, तो ये सन्यासियों के द्वारा उठाया जाता है। सरकार ने बंगाल में उस समय धार्मिक कर के नाम से कर लगाया था, जिसके संदर्भ में ये काम हुआ था। ठीक है, सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 के बीच में बंगाल में होता है, और ये जो सन्यासी थे वो गिरी संप्रदाय के थे, जो कि आदि गुरु शंकराचार्य के अनुयायी थे। इनके बारे में, इस विद्रोह के बारे में बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी किताब आनंद मठ में लिखा हुआ है। तो याद रखना, ये बात पेपर में पूछा जा सकता है कि किस विद्रोह के बारे में। एक और विद्रोह होता है साथी बंगाल में, जिसका नाम है फकीर विद्रोह। फकीर विद्रोह 1776 से 77 के बीच में होता है। मजमून शाह और चिराग अली, ये दोनों लोग संबंधित है फकीर विद्रोह से। ठीक है, अब कुछ विद्रोह है जिसे हम देख लेते हैं, हो सकता है पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। गोमधर कुंवर और रूपचंद्र कोनार के नेतृत्व में असम क्षेत्र में अहोम का विद्रोह लड़ा गया था। अब ये पूछ रहा है कि कब लड़ा गया था, तो मेरे भाई याद रखिएगा, जो अहोम का विद्रोह हुआ था, पहली बात तो ये याद रखिएगा कि अहोम का विद्रोह हुआ कहाँ था, तो ये असम क्षेत्र में हुआ था। कब लड़ा गया था, तो यह विद्रोह 1828 से लगा करके 1833 के बीच पूरा इतना होता है, तो ये होगा आपका 20 प्रश्न का राइट आंसर। भाई विद्रोह लंबा चलता था, है ना, तो बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, अहोम विद्रोह। ठीक है, कुछ विद्रोह है इसे आप समझिएगा, जैसे सन्यासी विद्रोह यह 1763 से 1800 के बीच में हुआ। फकीरों का विद्रोह 1776 से 77 के बीच में हुआ। अहोम का विद्रोह 1828 से 1833 के बीच में। पागलपंथी विद्रोह यह 1813 से 1831 के बीच में। फैराजी आंदोलन यह 1820 से 1858 के बीच में होता है, जबकि बहावी आंदोलन यह 1830 से 60 के बीच में होता है। कोका आंदोलन ये काफी इंपॉर्टेंट है, 1840 से 1872 आप देख सकते हैं। संथालों का विद्रोह यह 1855-56 में। मुंडा विद्रोह या उलगुलन विद्रोह यह 1895 में। 1901 में, 1901 तक चलता है, हालांकि आप जानते हैं 1900 में ही बिरसा मुंडा गिरफ्तार कर लिया जाता है। 1901 में बिरसा मुंडा की मृत्यु हो जाती है हैजा के कारण। ठीक है, या 1900 में ही मुझे लगता है, कुछ दिनों बाद हो जाता है इसका मृत्यु। तो ये डेटा एक दिन में याद नहीं होगा, इसे लिख करके 4-5-6 बार पढ़िएगा, हमेशा देखते रहिएगा, तो वो दिमाग में एग्जाम के टाइम पे क्लिक कर जाएगा। ये याद किसी को नहीं होगा, तो इसे आप पढ़ने की ही कोशिश करिए, बार बार पढ़िएगा। ठीक है, बढ़ते अगला क्वेश्चन कह रहा कि मालाबार तट यानी केरल में मोपला का विद्रोह हुआ था, और ये विद्रोह कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो मोपलाओ का विद्रोह यह 1836 से 51 के बीच में हुआ था। एरिया कौन सा है, मालाबार तट है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपका हो जाएगा पहला, ये होगा राइट आंसर। देखिए, कच्छ का विद्रोह बात करेंगे तो हम 1819 से 31 के बीच में। बघेरा का विद्रोह 1818 से 1819 के बीच में। सूरत का नमक आंदोलन, ये क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो इसे याद रखिएगा 1844, क्योंकि अभी हम आगे चल के जब गांधी जी के समय में आएगा, तो भी हम सूरत में नमक धरासड़ा का कांड पढ़ेंगे, तो वहां से कंफ्यूजन क्रिएट होता है अक्सर, तो इसीलिए सूरत का नमक आंदोलन अगर आपसे पूछेगा पेपर में 1844 देगा तो रुक जाइएगा, क्योंकि आगे अभी हम धरासड़ा कांड पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन ना बने इसलिए। ठीक है, क्योंकि नमक के कारण ही अब जानेंगे तो धरासला कांड भी होता है। ठीक है, मोपलाओ ने विद्रोह किया 1836 से 51 में। पोलीगर का विद्रोह यह 1799 से 1801। पाइको ने विद्रोह किया है 1817 से 1825 में।
खासी का विद्रोह हुआ है 1828 से 33 में। तो ये डेटा याद नहीं होगा, मैं बार बार कह रहा हूं कि आप इसे 2-3 बार देखिएगा। अगला, मुंडा विद्रोह या उलगुलन विद्रोह के प्रमुख नेता थे बिरसा मुंडा। इन्हें गिरफ्तार कब किया गया था? तो अभी हमने आपसे बताया कि इन्हें गिरफ्तार 1900 में किया गया। तो डेट आपका हो जाएगा 3 फरवरी सन 1900, यहाँ पे गिरफ्तार किया जाता है। बात करेंगे मुंडा विद्रोह या उलगुलन विद्रोह। यह विद्रोह 1895 से 1901 के मध्य में छोटा नागपुर यानी बिहार के क्षेत्र में हुआ था। बिरसा मुंडा इसके नेतृत्व है, मतलब नेतृत्व करता है जो मुंडा विद्रोह है उसके। इस विद्रोह को हम महाविद्रोह या सरदार की लड़ाई के नाम से भी जानते हैं। 1895 में अपने आप को बिरसा मुंडा ने भगवान का दूत जैसा पदवी धारण किया हुआ है। ठीक है, बिरसा मुंडा को सिंहभूम जिले में गिरफ्तार किया जाता है, वहां के जंगल में 3 फरवरी सन 1900 को। ठीक है, और इसे जेल में भेज दिया जाता है। अंततः जून 1900 में, देखिए ये डेट मुझे नहीं ध्यान था, जून 1900 में बिरसा मुंडा की हैजा के कारण से मृत्यु हो जाती है। जेल में हैजा फैल जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन कहा कि पागलपंथी विद्रोह का नेता थे, यानी जो पागलपंथी विद्रोह हुआ था उसके नेता कौन है? तो साथियों याद रखिएगा, पागलपंथी विद्रोह के नेता यहाँ पे टीटू मीर, यहाँ पे ये पागलपंथी विद्रोह के नेता है। तो इस प्रश्न का जवाब होगा आपका सी। अब हम कुछ विद्रोह और उसके नेता को एक बार याद करने की कोशिश करेंगे, ये जो इंपॉर्टेंट है। जैसे फकीर विद्रोह आप जानते हैं बंगाल में होता है, मजमून शाह और चिराग अली ये इसके प्रमुख नेता थे। अहोम का विद्रोह असम में होता है, गोमधर कुंवर और रूपचंद्र कोनार इन पर चर्चा ऊपर हुई है। पागलपंथी विद्रोह बंगाल में होता है, टीपू मीर या फिर टीटू मीर इसके प्रमुख हैं। बल्कि फरैजी आंदोलन यह बंगाल में होता है, दादू मीर इसके नेतृत्व करता है। संथालों का विद्रोह होता है, सिद्धू और कन्हू, सिद्धू होता है, सिद्धू और कान्हू इन्होंने संताल विद्रोह का नेतृत्व किया था। कोल विद्रोह में बुद्धो भगत और गंगा नारायण ने छोटा नागपुर के विद्रोह में, छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह को देखा था। खासी विद्रोह मेघालय में होता है, तीरथ सिंह नाम के व्यक्ति इसका नेतृत्व कर रहे हैं। रंपा विद्रोह यह आंध्र प्रदेश में होता है, राजू रंपा इसके नेतृत्व करता है साहब। क्वेश्चन अब हम बढ़ते हैं, आपके सिलेबस में दिया होगा धार्मिक और धार्मिक आंदोलन करके कुछ दिया होगा, सामाजिक और धार्मिक आंदोलन लिखा होगा, पाठ्यक्रम अपना देख लीजिएगा। अब वहां से कुछ सवाल बन सकते हैं, हम उस पर चर्चा आपसे करेंगे। क्वेश्चन है, 2 ही क्वेश्चन अभी हम करेंगे क्योंकि बीसी करते हैं, तो राजा राम मोहन राय के बारे में कर लेते हैं, आगे आने वाली वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना कब की गई थी, यह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो याद रखिएगा कि 1814-15 में राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की जाती है। होता क्या है देखिएगा, राजा राम मोहन राय को हम नव जागरण का अग्रदूत मानते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि निम्नलिखित में से किसे भारत में नव जागरण का अग्रदूत मानते हैं, तो आपका जवाब होगा राजा राम मोहन राय। सुधार आंदोलन का प्रवर्तक भी इन्हें कहते हैं, आधुनिक भारत का पिता या नव भारत का तारा भी इन्हें कहा जाता है। तो मेरे भाई ये सारी बातें राजा राम मोहन राय, और जब ऐसी ऐसी कोई बातें होंगी, मतलब जागरण जैसा कुछ आपको दिखेगा, तो राजा राम मोहन राय ऑप्शन में होंगे तो रुक जाइएगा, ठीक है, और विचार करके ही जवाब दीजिएगा। 1809 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपनी पहली ग्रंथ लिखी, जिसकी भाषा कैसी है साहब, फारसी है। अब सोचिएगा, राजा राम मोहन राय विविध बहुभाषाविद थे, यानी बहुत भाषाओं के जानकार थे साहब, है ना। इन्होंने फारसी भाषा में एकेश्वरवादियों को उपहार नामक अपनी पहली पुस्तक लिखी, जिसे हम तोहफत उल मुहद्दीन, अब देखिएगा फारसी भाषा में तोहफत उल मुहद्दीन के नाम से जानते हैं, जबकि हिंदी में एकेश्वरवादियों को उपहार, जो कि फारसी भाषा में लिखा गया, राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया। कब लिखा गया? 1809 में लिखा गया। इन्होंने ही 1814-15 में आत्मीय सभा की स्थापना करी, जो आगे चल के अभी ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाएगा साथी, है ना। 1816 में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की भी स्थापना की। अगर आपसे पूछेगा भैया वेदांत सोसाइटी के संस्थापक, तो जवाब क्या होगा? राजा राम मोहन राय, ठीक है। अगला देखिए ब्रह्म सभा। अब साथी यही जो ब्रह्म सभा है, यह चल के ब्रह्म समाज बनेगा। कारण की स्थापना कब की थी, जो आगे चल के ब्रह्म समाज बनेगा? तो इसकी स्थापना इन्होंने 1828 में, 1828 में इन्होंने ब्रह्म सभा बनाया, और यही चल के आगे आपका ब्रह्म समाज के रूप में परिणित होगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह आपका हो जाएगा सी, यानी तीसरा होगा राइट आंसर। देखिए अगर एग्जैक्ट डेट की हम बात करें, तो राजा राम मोहन राय की कुछ और चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे 1821 में इन्होंने कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना की। तो ये क्वेश्चन बहुत कम टीचर बढ़ाएंगे, पर आप ध्यान रखना, कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना 1821 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। 1820 में इन्होंने प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक भी लिखा। 20 अगस्त 1828 को इन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना करी, जो आगे चल के ब्रह्म समाज बनेगा। तो भैया ये 20 अगस्त 1828 इंपॉर्टेंट है।
1817 में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेविड हेयर इनका नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी सहायता से कलकत्ता में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना करी। तो साहब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। पहला पहला क्वेश्चन कि हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने करी, तो आपका जवाब होगा राजा राम मोहन राय। ठीक है। दूसरी चीज कब की थी, तो आपका जवाब होगा 1857। किस अंग्रेज की सहायता से की थी, तो आपका जवाब होगा डेविड हेयर। ये तीनों बात याद रखना, तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 1825 में इन्होंने ही वेदांत कॉलेज की भी स्थापना करी है। इन्हीं के कहने पर 1829 में सती प्रथा को सरकार के द्वारा प्रतिबंधित किया गया। इतनी बातें याद रखिएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन याद भी हो रहे होंगे, साथ साथ में पेपर के दिन तो क्लिक हो जाएगा दिमाग में साहिब, है ना। बस मेरे लिए है कि आप सब्सक्राइब कर लेना और शेयर जरूर कर देना। ठीक है। करा कि राजा राम मोहन राय के बारे में बताओ कौन सी बात सही होगी, तो भैया ये करा कि 1821 में इन्होंने अपनी बंगाली पत्रिका संवाद कॉमेडी को लॉन्च किया, बिल्कुल सही है। 1830 में अकबर द्वितीय के द्वारा इन्हें राजा की पदवी दी गई थी, ये बात भी सही है। दोनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे। प्रश्न का जवाब होगा आपका कौन सा, सी राइट आंसर। देखिएगा 1821 में इन्होंने संवाद कॉमेडी लिखा, यानी संवाद कॉमेडी पत्रिका के संस्थापक राजा राम मोहन राय जी माने जाते हैं, जो कि बंगाली भाषा में है। फारसी भाषा में इन्होंने 1822 में मिरातुल अखबार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा कि भैया इस किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, तो जवाब होगा राजा राम मोहन राय, मिरातुल अखबार, इसे याद रखिएगा। इसका प्रकाशन किया और इसी का अंग्रेजी में संस्करण ब्रह्मानिकल मैगजीन के नाम से इन्होंने लॉन्च किया हुआ है। ठीक है। कुछ भी इसमें से पूछा जा सकता है भाई, अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप उनकी कहानी आप ही जानो। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने इन्हीं ही 1830 में राजा की उपाधि दी, इसलिए अब यह राम मोहन राय राजा राम मोहन राय के रूप में जाने गए। अंततः साथी 1833 में ब्रिस्टल यानी इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय जी की मृत्यु हो जाती है। इनके जो ब्रह्म समाज है, इनकी मृत्यु के बाद 1843 में देवेंद्रनाथ टैगोर जी संभाल लेते हैं। ये वही देवेंद्रनाथ टैगोर हैं जिन्होंने 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की है, जो कि ब्रह्म समाज के सिद्धांतों पर चल रहा है। ठीक है। अब हम यहाँ से कहानी आगे बढ़ाएंगे कल के सेशन में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए आप। वंदे मातरम, जय हिंद।